इकोनॉमिक्स की एक नई क्लास के साथ आपका पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं असंतुलित विकास का सिद्धांत, अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी पार्ट 2। जो असंतुलित विकास का सिद्धांत है, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि असंतुलित विकास का अर्थ क्या होता है और प्रोफेसर हर्षमैन द्वारा असंतुलित विकास के सिद्धांत की किस प्रकार से व्याख्या की गई, किस प्रकार से उन्होंने बताया कि असंतुलित ढंग से चलते हुए अल्प विकसित देशों का आर्थिक विकास किया जा सकता है। क्योंकि असंतुलित विकास के सिद्धांत को देने का जो श्रेय जाता है, जो इसके प्रवर्तक हैं, वह है प्रोफेसर हर्षमैन। तो आज हम इस लेक्चर में, वीडियो के पार्ट 2 में आपको बतलाएंगे कि डायग्राम कैसे बनाया जाएगा जिस पर कि असंतुलित ढंग से विकास करते हुए अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है। क्योंकि अर्थशास्त्र में डायग्राम का, रेखा चित्र का, फिगर का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि आप देखते ही होंगे कि जब परीक्षा होती है तो यदि हमने डायग्राम अच्छा बना दिया और लिखा कम है तो अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन लिखा ज्यादा और डायग्राम नहीं बनाया तो नंबर आधे से भी आधा हो जाते हैं। तो असंतुलित विकास का सिद्धांत में प्रोफेसर हर्षमैन ने क्या बताया? प्रोफेसर हर्षमैन ने कहा कि जो अल्प विकसित देश हैं वो दो तरीके, दो मार्ग, दो रास्ते उनके पास हैं जिस पर चलकर वह अपना विकास कर सकते हैं। पहला बताया उसने सामाजिक उपरिव्यय पूंजी, सोशल ओवरहेड कैपिटल, जिसे सॉल्ट में कहते हैं एसओसी में असंतुलन द्वारा। दूसरा बोला उसने प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जिसको सॉल्ट में कहते हैं डीएपी। तो उसने कहा इन दोनों में से एक में यदि कोई अल्प विकसित देश निवेश करता है तो वह विकास कर सकता है। कौन सा विकास? आर्थिक विकास कर सकता है, गरीबी के जंजाल से निकल सकता है। जो गरीबी उसके देश में फैली हुई है, जिस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वह देश आगे की ओर तरक्की कर सकता है। लेकिन उसने शर्त रखी कि दोनों में से किसी भी मेथड का चयन कर सकते हैं, दोनों में से फर्स्ट का या सेकंड का, एक किसी का भी आप चयन कर सकते हैं, किसी भी क्रम का चयन कर सकते हैं, लेकिन दोनों का एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर सामाजिक उपरिव्यय पूंजी का क्या अर्थ होता है? सामाजिक उपरिव्यय पूंजी का अर्थ होता है देश में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, और दूसरा है प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं, इसका अर्थ होता है देश में निर्माणकारी उद्योग धंधों का विकास करना। तो जो प्रोफेसर हर्षमैन है उसने रेखा चित्र पर यह बतलाया किस प्रकार से रेखा चित्र पर हम इन दोनों के संबंध को दर्शा सकते हैं और किस मार्ग पर चलकर किसी देश की इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है, किसी देश की मीनिंग अल्प विकसित देशों की। तो सबसे अच्छा जो तरीका बताया उसने बताया कि एसओसी में यदि कोई देश निवेश करता है तो वह तेजी से विकास करेगा, लेकिन यदि वो इस रास्ते को चुनता है तो उसने कहा इस रास्ते की तुलना में पहला वाला रास्ता ज्यादा सुगम है। दूसरा वाला रास्ता क्या है? ये उत्पादन लागत को बढ़ाने का काम करेगा, वस्तुओं को महंगी करने का काम करेगा। ओके, यदि उद्योग धंधे देश में पहले लगाए जाते हैं और देश में यदि विद्यालय नहीं है, सड़कें नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, मतलब जो आधारभूत सुविधाएं पहले होनी चाहिए थी उसका विकास न करके आपने उल्टा विकास कर दिया, तो फिर क्या होगा कि उद्योग धंधे कुछ पहले लगेंगे, लेकिन जो आधारभूत सुविधाएं पहली चाहिए थी वह बाद में बनाई जाएंगी। किसके प्रेशर में? राजनीतिक दबाव में। पार्टियां सवाल खड़ा करेंगी, आपने यहां उद्योग लगा दिए, वहां लगा दिए, और उधर स्कूल ही नहीं है देश में। 25-30 स्कूल खुले हुए हैं, तुम्हारे 100-150 स्कूल खुले हुए हैं, जबकि हजारों स्कूलों की जरूरत है। आप उल्टी जगह पैसा लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर क्या होगा कि सरकार उद्योग धंधों से उठकर कहां जाएगी? फिर एसओसी में पैसा लगाएगी, उल्टा जाएगी। ओके, तो जो प्रोफेसर हर्षमैन है उसने क्या कहा कि जो एसओसी से विकास का मार्ग है, जो विकास का पथ है, इसे कहते हैं प्रोफेसर हर्षमैन अतिरिक्त क्षमता के विकास का मार्ग। कि अतिरिक्त क्षमता के विकास का मार्ग की संज्ञा उसने दी एसओसी को। और डीएपी को क्या कहा उसने? अभाव के मार्ग से विकास, न्यूनता के मार्ग से विकास, ये उसने कहा। अब डायग्राम देखिए क्या कैसे बनेगा। दो अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, यहां पर ओरिजिन,
ठीक है। आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे डीएपी, अर्थात वाई एक्सिस का टाइटल रहेगा डीएपी कॉस्ट और इसका रहेगा एसओसी कॉस्ट। यहां पर डीएपी प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं हुआ और सामाजिक उपरिव्ययी पूंजी हुआ एसओसी। अब इन दोनों के रिलेशन को देखना है, यहां दोनों के रिलेशन को देखना है, और दोनों अर्थात इस रास्ते पर चलकर अर्थव्यवस्था विकास करती है तो क्या होगा, इस रास्ते पर चलकर अर्थव्यवस्था विकास करती है तो क्या होगा, इसको हम यहां पर समझेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहां से एक रेखा खींचनी सीधे 45 डिग्री के अंश पर, अर्थात इन दोनों के बीच से एक रेखा खींचनी है, लिख देंगे 45 डिग्री, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिखेंगे एसओसी बराबर डीएपी, अर्थात ये जो रेखा है यह बतलाती है एसओसी और डीएपी इस रेखा पर क्या है, समान है, चाहे यहां पर है, चाहे यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। एसओसी की वैल्यू और डीएपी की वैल्यू दोनों जब बराबर है, दोनों का अनुपात बराबर है, तभी जाके यह 45 डिग्री की रेखा बनती है। लेकिन आपको इतने समझाने की जरूरत नहीं है, आपने सीधे इसको ड्रॉ करना है, 45 डिग्री लिख देना है, एसओसी बराबर डीएपी। ठीक है, किस रेखा पर एसओसी और डीएपी हर जगह क्या है, बराबर है उसका अनुपात। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाली रेखा देखो A1 लिखा हुआ है इस पे, इससे थोड़ी दूर पर एक रेखा और खींच दीजिए, BB1 लिख दीजिए उस पर, अगली रेखा थोड़ा और दूर खींच दीजिए, अर्थात ये वक्र हैं C1, तो एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया। ठीक है जी, पहले 45 डिग्री की लाइन, उसके बाद एक, फिर दो, फिर तीन। अब ये तीन जो वक्र हैं, रेखाएं हैं, ये किस चीज की रेखाएं हैं, किस चीज के वक्र हैं, ये है सम उत्पाद वक्र। क्या कहते हैं इनको, सम उत्पाद वक्र। कहां, यहां पर लिखा रहता है, यहां पर लिखा रहता है, कहीं पर लिखा रहता है आईक्यू और कहीं पर लिखा रहता है आईपी किसी बुक में। तो आईपी का मीनिंग होता है आइसो प्रोडक्ट और आईक्यू का मीनिंग होता है आइसो क्वांट। तो दोनों का जो मीनिंग है वह होता है सम उत्पाद वक्र, चाहे आईपी लिखो चाहे आईक्यू। तो इस प्रकार से ये जो लाइन है, ये वाला जो वक्र है, ये किस चीज का है, समुत्पाद वक्र है। क्या बतला रहा है समुत्पाद वक्र, पहले एक को समझ लेते हैं तो सेम नियम सब पर लागू होगा। देखिए डीएपी और एसओसी में यदि सरकार क्या करती है, निवेश करती है, तो इन दोनों के संयोग से यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर, अर्थात कोई भी पॉइंट हो, हर बिंदु पर इन दोनों अर्थात डीएपी और एसओसी के संयोग से जो उत्पादन की मात्रा होगी वो कैसे होगी, भिन्न भिन्न नहीं होगी, समान होगी। इसीलिए इस वक्र को कहा जाता है सम उत्पाद वक्र। तो सम उत्पाद वक्र के हर बिंदु पर उत्पादन की मात्रा समान होती है, तो इस पे भी समान होगी हर बिंदु पर, तो ऐसा इस पर भी होगा, इस पर भी होगा। ठीक है जी, अगली बात करते हैं, फिर और बारीकी से समझाएंगे। देखो यहां से आपने क्या करना, कुछ दूरी पर पहला वाला वक्र ड्रॉ करना है। ओके, इस पे लिख देंगे A1 और जहां पर ये वक्र 45 डिग्री की लाइन को क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर काट रहा है, इस पर लिख दीजिए यहां पर A। ओके, फिर दूसरा खींचिए, यहां पे लिखना BB1, यहां पे कटेगा, यहां पे लिख देना B, एक और ड्रॉ करना है, और यहां पर ये हो जाएगा C1। ठीक है, तो पहला समोत्पाद वक्र, दूसरा समोत्पाद वक्र, ठीक है, और तीसरा समोत्पाद वक्र। इतनी बात हो गई क्लियर। इसी में बता देते हैं कि ए बिंदु पर यदि कोई अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ए बिंदु पर कोई अर्थव्यवस्था है, तो यहां पर उसका जो विकास है वो सबसे न्यूनतम है, सबसे कम विकास है। लेकिन अर्थव्यवस्था में यदि उत्पादन बढ़ता है, सुविधाएं बढ़ती हैं, देश आर्थिक तरक्की करता है, तो समुत्पाद ए जो रेखा है यहां से शिफ्ट होकर दाईं तरफ शिफ्ट होगी, अर्थात बी की ओर बढ़ेगी और फिर अगला वक्र बनेगा। इसी प्रकार से तीसरा वक्र बनेगा सी पे। तो ए से यदि बी की तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ती है, ठीक है जी, तो इसका अर्थ होता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अर्थात ए पर राष्ट्रीय आय कम थी तो बी पर ज्यादा होगी, तो सी पर क्या होगी, और ज्यादा होगी। तो कुल मिलाकर जो ए समुत्पाद वक्र है, यहां पर जो राष्ट्रीय उत्पाद है वह C1 की तुलना में क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो सबसे ज्यादा उत्पादन को कौन दर्शाएगी, C1, जो हमारी समुत्पाद वक्र की रेखा है वो दर्शाएगी। अब देखते हैं किसके अनुसार,
प्रोफेसर हर्षमैन के अनुसार यदि एसओसी में निवेश किया जाता है, एसओसी में निवेश किया जाता है, तो इसका असर देखते हैं कि डीएपी पर क्या पड़ता है। तो क्या करना आपने, देखो भाई, यहां से ए लिखा हुआ है, यहां से आपने डॉट डॉट करके यहां तक एक लाइन ड्रॉ करनी, यहां पे लिखना A1। इसका मीनिंग हुआ कि यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि हम एसओसी दिखा रहे हैं, तो यहां से लेकर माना यहां तक सरकार क्या करती है, निवेश करती है। किसमें? एसओसी में, आधारभूत सुविधाओं में निवेश करते हैं। आपने लिखना है एसओसी में A1 निवेश करती है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इससे क्या प्रेरित होने वाला है, डीएपी में भी क्या होगा, उत्पादन या विनियोग प्रोत्साहित होगा। तो इसके जवाब में जब ए से A1 तक क्या होगा, एसओसी में निवेश होगा या एसओसी बढ़ेगा A1, तो उससे प्रेरित होकर यहां से ऊपर की तरफ एक लाइन खींचनी है और यहां पर लिखना है B1। ठीक है जी। तो यहां से क्या होगा कि ए से बी तक भी विकास होगा। किसमें विकास होगा? उद्योग धंधों का विकास होगा। किस कारण से? जब A1 एसओसी में निवेश किया जाएगा। ओके, कहां से लेकर? यहां से लेकर एक रेखा खींचनी है। तो इसके जवाब में क्या होगा, जब आधारभूत सुविधाएं विकसित होंगी तो उससे प्रेरित होकर जो अन्य उद्योग धंधे हैं उनको सुविधा मिलेगी। तो इधर से यहां तक B1 तक क्या होगा, उद्योग धंधों का विकास होगा। किसका विकास होगा? उद्योग धंधों, अर्थात एसओसी के प्रभाव से क्या होगा, डीएपी में भी वृद्धि होगी। क्या होगी? तो वृद्धि होगी। तो तब परिणाम क्या निकलेगा, फिर ये क्या होगा, ये पीछे की तरफ आएगा। ठीक है जी, ये क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा यहां पर, और B1 फिर क्या आएगा, बी पर आएगा, जहां पर क्या हो जाएगा, डीएपी और एसओसी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जिस कारण से इधर वाला वक्र क्या हो जाएगा, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नया वक्र बनेगा। तो बी पॉइंट पर जो अर्थव्यवस्था है संतुलन की स्थिति में, वो ए बिंदु से ज्यादा है। ठीक है जी। सेम आगे भी होगा। सरकार क्या करती है कि इससे प्रेरित होगा, अर्थात फिर वो क्या करती है, एसओसी में निवेश करती है। यहां से लेकर यहां तक आप एक रेखा ड्रॉ करें यहां तक, तो बी से B2 तक, अर्थात यहां पे बी लिखेंगे या B2 लिखेंगे। तो इधर यदि आधारभूत सुविधा में और निवेश किया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा, इधर डीएपी प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और C1 तक चला जाएगा। ठीक है जी। तो इसके बाद क्या होगा, ये फिर क्या होगा, यहां पर संतुलन बनाने के लिए नीचे आएगा और ये क्या होगा, इसका पीछा होगा और ये C बिंदु पर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जिस कारण से ये वक्र क्या हो गया, इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है जी। और तीसरा समुत्पाद वक्र बनकर तैयार हो गया। तो ये किस कारण से हो रहा है कि एसओसी में निवेश करने से डीएपी भी बढ़ रहा है। ठीक है जी। फिर एसओसी क्या करते हैं और बढ़ाते हैं, तो फिर क्या होता है, इधर उद्योग धंधों को भी बढ़ावा मिलता है। तो आधारभूत सुविधाएं यदि देश में बढ़ाई जाती हैं तो उसका दूसरी तरफ इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, उद्योग धंधों पर पड़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी काम करने में इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि रोडें अच्छी बन गई। ठीक है जी। बिजली का विकास हो गया, इधर बैंकिंग सुविधाओं का विकास हो गया। ठीक है जी। कच्चे माल को इधर लाने और ले जाने के लिए परिवहन के साधनों का विकास हो गया। ठीक है, सामाजिक इसमें निवेश करने से, तो इधर स्वतः ही दूसरी तरफ इंडस्ट्री लगनी शुरू हो जाएगी। अरे बिजली नहीं है तो कहां से इंडस्ट्री लगेगी। तो पहला रास्ता तो उसने ये बताया। ठीक है। अब माना बात, अब दूसरे रास्ते की बात करते हैं कि जिस तरीके से विकास किया जा सकता है, इसकी बात हमने कर दी। अब दूसरे से करते हैं कि प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में पहले निवेश किया जाता है। इस रास्ते को, अर्थात दूसरे नंबर को कोई देश डीएपी में निवेश करता है तो क्या होगा भाई, देखो, वो ए से लेकर यहां तक B1 तक निवेश करेगा। ठीक है, पहले यहां तक निवेश करेगा। ठीक है, यहां से लाइन खींचनी, यहां से ऊपर की तरफ। ठीक है जी, निवेश करेगा, उद्योग धंधे लगेंगे, लेकिन आधारभूत सुविधाएं देश में नहीं रहेंगी। विद्यालय नहीं रहेंगे, कॉलेज नहीं रहेंगे, हॉस्पिटल नहीं रहेंगे, सड़कें कमी रहेंगी, संचार की सुविधाएं नामात्र की रहेंगी। तो ऐसे में क्या होगा, फिर सरकार के ऊपर राजनीतिक दबाव पड़ेगा। पार्टियां क्या करेंगी, हल्ला करेंगी, अच्छा जी इधर विकास कर दिया जिन चीजों की जरूरत नहीं देश में। ठीक है, सबसे पहले हमें स्कूल चाहिए, हमें अच्छी सड़क चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें पानी चाहिए, सिंचाई की सुविधाएं चाहिए। तो फिर क्या होगा, इसके जवाब में, अर्थात यदि यहां निवेश किया जाता है डीएपी में ए से लेकर बी तक, तो
राजनीतिक दबाव के कारण, जनता के हो हल्ला करने के कारण, जिसे कह रहे हैं राजनीतिक दबाव के कारण सरकार को फिर किसमें निवेश करना पड़ेगा? ए से लेकर A1 तक एसओसी में निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, किसके कारण? जब पहले यदि वो डीएपी का मार्ग लेती है, दूसरे चरण में यहां से विकास करती है, तो एसओसी में बाद में निवेश होगा, अर्थात आधारभूत सुविधाएं बाद में देश में बनेंगी। तो ये तो गलत बात है भाई, आधारभूत तो पहले आ जानी चाहिए, उसके बाद अगला विकास होगा। फिर आगे क्या करती है? यहां तक हो गया, फिर ये नीचे आएगा, ठीक है जी, बैक होगा। अब फिर सरकार क्या करती है? बी से लेकर C1 तक, यहां पर C1 लिखा है, यहां तक डीएपी में निवेश करती है, उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करती है। तो फिर क्या होगा? फिर सामाजिक सुविधाएं कम रहेंगी, तो फिर सरकार को बी से लेकर B2 तक एसओसी में निवेश करना पड़ेगा। फिर संतुलन का बिंदु पीछे जाएगा और ये इधर आएगा, तो दोनों क्या होंगे? आप बराबर होंगे, जिस कारण से हमने लिखा है एसओसी बराबर डीएपी। तो इस प्रकार से दो रास्ते हैं, किसके? विकास करने के। किसके अनुसार? प्रोफेसर हर्समैन के अनुसार, कि दो तरीके से कोई अल्प विकसित देश विकास कर सकता है, एसओसी में निवेश करके या डीएपी में पहले निवेश करके। तो आप रेखा चित्र को इस प्रकार से बनाएंगे, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने रेखा चित्र पहले से बना रखा है, एक बार पुनः समझा देते हैं कैसे बनेगा। दो अक्ष खींच दिए, यहां से 45 डिग्री की रेखा खींचिए, ओके। यहां पे लिख देना एसओसी बराबर डीएपी, पहले समझा चुके हैं। उसके बाद आप क्या करना है? यहां से एक कर्व खींचना, कुछ दूरी पर दूसरा खींचना, थोड़ा दूर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, और खींच दीजिए। इतना काम करना है। जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट, यहां पे काटा, इसने यहां पर काटा, अर्थात दोनों बराबर हो गए। यहां पे लिख देना ए, यहां पे लिख देना बी, यहां पे लिख देना सी, ठीक है। और जो हमारा ये पहला वाला कर्व है, समुत्पाद वक्र पहला, A1 लिख देना, इस पे B1 लिख देना, ए पर C1 लिख देना। अब पहला जो रास्ता विकास का बताया किसने? प्रोफेसर हर्समैन ने। उसने कहा एसओसी में निवेश, अतिरिक्त क्षमता के विकास का मार्ग नाम दिया उसने। तो क्या करेगा? यदि क्या एसओसी में निवेश किया जाता है, तो पहला क्या होगा? यहां से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग इकोनॉमी ए पर है, क्योंकि इससे पहले तो कुछ और है नहीं। तो इकोनॉमी हमारी कहा, अर्थव्यवस्था यहां पर है, यहां पर संतुलन का सबसे निचला बिंदु है। तो क्या करेगा? यहां से ए से लेकर A1 तक यदि एसओसी में निवेश किया जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? ए से लेकर बी तक डीएपी में भी वृद्धि होगी, अर्थात निजी निवेश भी प्रोत्साहित होगा, उद्योग धंधों का विकास होगा। इससे आगे यहां से लेकर फिर ये पीछे होगा, यहां पे बी का संतुलन बिंदु बनेगा और इसका यहां बनेगा, तो फिर अगला वक्र बन जाता है, ठीक है। ये इधर से शिफ्ट हो गया बी पॉइंट। तो बी जो है ए की तुलना में अधिक राष्ट्रीय आय को दिखाता है। फिर सरकार क्या करती है? और निवेश करते, बी से, यहां से एक लाइन खींच देना आप, बी से लेकर B2 लिख देना। तो इससे क्या होगा? यहां से ऊपर C1 तक क्या होगा? एसओसी में निवेश में वृद्धि से डीपी में वृद्धि होगी। फिर क्या होगा? ये नीचे आएगा, यहां पर होगा, यहां पर दोनों का संतुलन की अवस्था बनेगी, ठीक है जी। तो इस प्रकार से समझाया जाएगा। दूसरा तरीका है, यदि वो डीएपी में निवेश करती है, तो यहां से यहां तक उसको निवेश है यहां पर, तो क्या होगा? यहां पर निवेश होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि राजनीतिक दबाव के कारण सरकार को क्या करना पड़ेगा? जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनका बाद में विकास करने के लिए दबाव पड़ेगा, तो इसलिए यहां से लेकर यहां तक सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। तो यहां तक जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, ये पीछे जाएगा, बी बिंदु वहीं पे जाएगा, ठीक है जी। फिर क्या करती है गवर्नमेंट? निवेश करती है फैक्ट्रियों में, ओके। तो उससे फिर क्या दबाव पड़ेगा? हाँ भाई स्कूल खोलो, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है, फिर यहाँ तक फिर एसओसी में निवेश होगा, फिर ये पीछे जाएगा, ठीक है। और ये नीचे की तरफ संतुलन यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आप समझाएंगे। तो इस प्रकार से ए से अर्थव्यवस्था बी की ओर बढ़ेगी, बी से सी की ओर बढ़ेगी, ठीक है। और इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था आगे की ओर चलेगी। लेकिन ये तरीका कैसा है? असंतुलित विकास का तरीका है। कौन सा तरीका है? असंतुलित विकास का तरीका है। तो इस प्रकार प्रोफेसर हर्समैन समझाते हैं कि असंतुलित विकास करके अल्प विकसित देश संतुलित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सकते हैं, संतुलित विकास की ओर बढ़ सकते हैं। तो आई होप ये वाला रेखा चित्र आपकी समझ में आ गया होगा। इसी बात को और जिक्र कर लेते हैं। प्रोफेसर हर्समैन ने, जो मैं अभी बात कर रहा था, द पाथ ऑफ द ग्रोथ, विकास का मार्ग, विकास के मार्ग के उसने दो तरीके बताए हैं, उसी को फिर समझा रहा हूं यहां पर कि एसओसी में असंतुलन द्वारा, पहला ये है, दूसरा उसने बोला डीएपी में असंतुलन द्वारा ये है। तो उसने कहा इन दोनों में से
कोई अल्प विकसित देश एक रास्ते को चुन सकता है, इसमें निवेश करो और चाहे इसमें निवेश करो, ठीक है, इसका विकास करो चाहे इसका विकास करो, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि अल्प विकसित देशों के पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो सभी क्षेत्रों का विकास कर सके, इसीलिए तो असंतुलित विकास का सिद्धांत देना पड़ा। यदि इतना धन होता, इतनी पूंजी होती, तो फिर तो इसका भी सभी का एक साथ विकास किया जाता। लेकिन पूंजी के अभाव के कारण उसने विकल्प दिया अल्प विकसित देशों को कि भैया तुम इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। लेकिन उसने कहा, आगे बताते हैं कि एसओसी में निवेश को उसने क्या कहा? अतिरिक्त क्षमता के मार्ग से विकास करना। और डीएपी को क्या कहा उसने? अभाव के मार्ग से विकास करना या न्यूनता के मार्ग से विकास करना, पहले बता चुके हैं। तो आप समझिए कि अतिरिक्त क्षमता से आदमी आगे बढ़ना चाहेगा कि अभाव के मार्ग से गुजरेगा। सामान्य सी बात है, यदि हमारे पास अतिरिक्त पूंजी है, ठीक है, तो हम कहां उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे? कि जहां सबसे पहले जरूरत है। कि हम शुरुआत कहां से करेंगे? अभाव से करेंगे, कि जहां पर हमारा बिल्कुल हमारे पास है ही नहीं और हम उसको खोदने पे लग गए गड्ढा, ठीक है जी, जहां तक हमने पहुंचना ही नहीं है। तो इसलिए क्या है कि एसओसी में निवेश कहलाएगा अतिरिक्त क्षमता के मार्ग से विकास। ये इसको कह सकते हैं एसओसी में असंतुलन द्वारा विकास, ठीक है जी। अब हर्समैन क्या कहता है, इसको पहले बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि दोनों में से कौन सा ठीक रहेगा। उसने कहा जो सबसे ज्यादा देश के लिए जरूरी है उसका चुनाव करेंगे, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है उपरोक्त दोनों में से उस क्रम को प्राथमिकता दी जाए जो अधिक प्रबल आत्मपरिणोदी हो। तो सबसे अधिक प्रबल और देश को आगे बढ़ाने वाला जो रास्ता है ए वाला है, एसओसी में असंतुलन द्वारा विकास, जिसको उसने क्या कहा? अतिरिक्त क्षमता के मार्ग से विकास। ओके, अब बात आती है, यदि जब विनियोग किया जाता है किसी भी उद्योग में, किसी भी क्षेत्र में यदि विनियोग किया जाता है, स्कूल में किया जाता है, फैक्ट्री में किया जाता है, सड़क में किया जाता है, तो इसके जो प्रभाव होते हैं वो दो प्रभाव होते हैं। एक प्रभाव होता है अग्रगामी प्रभाव, उसे कहा उसने अग्रगामी संबंध प्रभाव, जो आगे की ओर प्रभाव डालता है। माना कि स्कूल खुल गया, लोग या बच्चे जो उसमें पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या होगा? वो आगे बढ़ेंगे, फिर आगे आने वाली पीढ़ी को भी क्या करेंगे? पढ़ाने का काम करेंगे। तो इससे देश क्या होगा? आगे की तरफ तरक्की करेगा, ठीक है जी। और ऐसा भी हो सकता है, इसका पिछला प्रभाव भी हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में जहां स्कूल नहीं है तो वहां स्कूल खोले जाएंगे और इधर से पढ़े हुए लोग वहां जाएंगे पढ़ाने के लिए। तो देखो भाई, शिक्षा का आगे की तरफ भी प्रभाव है और पिछले और भी प्रभाव है। तो उसने कहा कि जो निवेश किया जाए, ये देश का जो विकास है उस पर चलने के लिए जो विनियोग किसी क्षेत्र में किया जाएगा, उसके दो प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक है अग्रगामी संबंध प्रभाव, फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट, जिसको शॉर्ट में कहेंगे FLE, इसको भी याद रखना है। और दूसरा उल्टा प्रभाव बोला उसने, अग्रगामी का उल्टा, अधोगामी संबंध प्रभाव, बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट, जिसको कहते हैं BLE, ठीक है जी। तो आगे भी प्रभाव पड़ सकता है और पीछे भी प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, किसी ऐसे क्षेत्र में यदि निवेश करते, जैसे मैंने एजुकेशन का आपको उदाहरण दिया। और यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? जो अगला प्रभाव पड़ेगा उसको कहा उसने संयुक्त प्रभाव या कुल संबंध प्रभाव। क्या बोला? संयुक्त या कुल संबंध प्रभाव, जिसे बोलेंगे टोटल लिंकेज इफेक्ट, TLE, अर्थात FLE प्लस BLE इज इक्वल टू TLE होगा। आगे देखिए उसने क्या कहा, अर्थात जो हर्समैन है इसी की बात में कर रहा था कि FLE का क्या मीनिंग होगा। FLE का मीनिंग देखो यहां पे लिखा हुआ मेरा, आगामी अवस्थाओं में विनियोग को प्रोत्साहित करता है। अर्थात आगे आने वाले, जब किसी फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी तो आगे आने वाले विनियोग को, अर्थात उसकी मदद से अन्य उद्योग धंधों का विकास होगा, ठीक है। तो अन्य जो उद्योग धंधे लगेंगे तो उसमें भी तो पैसा लगाना पड़ेगा, विनियोग करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। तो इसको बोलेंगे FLE। BLE में क्या होगा? देखो भाई, प्रारंभिक या पिछली अवस्थाओं में विनियोग को प्रोत्साहित करता है। अर्थात BLE क्या करता है? पिछली अवस्था को, अर्थात जो अभी विकास हुआ ही नहीं है, तो पिछली अवस्था से मीनिंग है उसका कि आधारभूत सुविधाओं में विनियोग करना,
आधारभूत सुविधाओं में विनियोग करना, उसने नाम दिया उसको BLE। ठीक है जी। और जब आधारभूत सुविधाओं का विकास नहीं होगा तो फिर आगे की बात हम कहां से सोच सकते हैं। यदि स्कूल ही नहीं है और हम सोचें कि हम डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, ठीक है, कैसे बनेंगे? इंजीनियर बन जाए, कैसे बनेंगे? हम बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी बन जाएं, कैसे बनेंगे? तो इसलिए पहले स्कूल खोलना क्या है, जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, जिससे हम इसको और आसानी से समझ सके। अब हर्षमैन, ये तो हमने बता दी कि किस प्रकार से देश का विकास करना है। तो हर्षमैन क्या कहता है कि किसी इंडस्ट्री का अल्प विकसित देशों में जो प्रभाव होता है वो आगे भी पड़ता है, उसका प्रभाव, और पीछे भी पड़ता है। जो क्या करता है, देश को विकास की तरफ ले जाने का काम करता है, और ये तरीका है असंतुलित विकास का। इसकी बात तो हम कर चुके हैं। तो हर्षमैन ने कहा कि जो अल्प विकसित देश होते हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, वहां पर कृषि पहले से हो रही है, खनन का कार्य भी पहले से हो रहा है, तो इसका जो प्रभाव है विकास में अग्रगामी, और उल्टा हो जाएगा अधोगामी, पीछे की ओर, उसने कहा नगण्य होता है। इस तरीके से यदि वहां पैसा लगाया जाता है, निवेश किया जाता है, खनन में खोद रहे खनिज पदार्थ, ठीक है, कच्चा, दूसरे को बेच रहे हैं, उसका प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, लोहा खोद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है जी। तो आप बताओ, जो लोहा कच्चा है, जो खान से निकल रहा है, वो सस्ता होगा, और जो तैयार होगा तो महंगा होगा ना। तो इस प्रकार से हम तो कच्चा ही बेचते चले जा रहे हैं। तो उसने कहा जो खनन है, कृषि है, इसका यदि इसमें निवेश किया जाता है तो इसका अग्रगामी और पिछला जो प्रभाव है विकास में, वह नाम मात्र का है। तो किसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा भाई? उसके अनुसार उन उद्योगों की खोज करना, देश में ऐसे उद्योगों का पता लगाना है कि जिससे कि इस उद्योग की स्थापना करने से, जो खोजा गया है उसकी स्थापना करने से अन्य उद्योगों को बढ़ावा मिले, अन्य उद्योगों को बढ़ावा मिले। अरे भाई कौन सा उद्योग हो सकता है? तो उसने पाया कि अल्प विकसित देशों की प्राथमिकता रहती है लोहा इस्पात उद्योग में, कि हम लोहा इस्पात उद्योग देश में पहले लगाएंगे। भाई लोहे की फैक्ट्री क्यों लगाएंगे? कि लोहा सभी उद्योगों की आधारशिला है, सभी उद्योग धंधों की जननी है। यदि पुल बनाना है तो लोहा चाहिए, कोई फैक्ट्री बनानी है तो उसका जो पूरा का पूरा ऊपर का ढांचा है ढकने वाला लोहे का बना हुआ है, गार्डर लगे हुए, मशीनें लोहे की बनी हुई है, कारों का कारखाना लगाना लोहा चाहिए, जहाज का कारखाना लगाना लोहा चाहिए, सीमेंट की फैक्ट्री लगानी है लोहा, मतलब हर जगह लोहे का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो अल्प विकसित देश हैं वो प्राथमिकता देते हैं पहले किसको? लोहा इस्पात उद्योग को। लेकिन उसने कहा प्रत्येक राष्ट्र के लिए जरूरी नहीं है, अल्प विकसित देश के लिए, कि वो सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग को ही लगाए। लेकिन उसने पाया कि लोहा इस्पात उद्योग का अग्रगामी और जो पिछला वाला जो प्रभाव है, जिसे कहते हैं संयुक्त प्रभाव, वो सबसे ज्यादा है। क्यों है? अभी बता चुका हूं कि लोहा कहां कहां इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो लोहा का विकास होने से वाहन उद्योग का विकास होता है, जलयान उद्योग का विकास होता है, ठीक है, पुलों का विकास होता है, डैम में वहां भी क्या चाहिए? लोहा चाहिए, वहां भी विकास होगा। मतलब जहां जहां फैक्ट्री बनेगी हर जगह लोहे की जरूरत पड़ेगी। यदि मकान बनता है तो वहां भी लोहा चाहिए। तो उद्योगों की खोज करना, मतलब ऐसे उद्योगों को पता लगाना कि जहां पर क्या हो, संयुक्त प्रभाव अधिक हो। तो इसका उदाहरण उसने सबसे अच्छा लिया, लोहा इस्पात उद्योग का जो संयुक्त प्रभाव है, फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट, अग्रगामी संबंध प्रभाव, और अधोगामी या पश्चिमगामी संबंध प्रभाव सबसे ज्यादा है। यही उद्योग है जो सबसे ज्यादा अन्य उद्योगों को बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि लोहे के बिना हम पुल की कल्पना नहीं कर सकते हैं, डैम की कल्पना नहीं कर सकते हैं, सीमेंट की फैक्ट्री लगाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां सोने से थोड़ी बनेंगी मशीनें। किससे बनेंगी? सोने से बनेंगी? नहीं बनेंगी भैया। तो उसने कहा क्या करो भाई, ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग को लगाई। वो एक उदाहरण दिया उसने, लोहे लोहे से तो सब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बहुत कुछ होने वाला है। अब उसने कहा अंतिम उद्योगों में सर्वप्रथम विनियोग किया जाए, क्योंकि इसका BLE प्रभाव सबसे अधिक होता है। BLE बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट, मतलब सर्वप्रथम अंतिम उद्योग। और अंतिम उद्योग से कौन सा अर्थ है उसका? कोई उद्योग अंतिम हो सकता है कि सारे उद्योग लगा दिए और अंतिम बचा हुआ है? अंतिम उद्योग से जो उसका अर्थ है वह है उसका पहले लगाए जाने वाला उद्योग, जो कि देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। उस उद्योग को उसने क्या नाम दिया?
अंतिम उद्योग। तो सर्वप्रथम विनियोग कहां करो भाई? ऐसे उद्योग में करो जिसका संयुक्त प्रभाव हो, ठीक है, और जिससे आगे भी, ठीक है जी, और पीछे भी विकास को क्या मिले? नया आयाम मिले। तो जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, तो आगे की तरफ जहां उसका विकास है, ठीक है जी, जहां लोहा है अगल बगल सीमेंट की फैक्ट्री लगेगी, कहीं पुल बन रहा है, कहीं डैम बन रहा है, उधर जाएगा। पीछे की तरफ क्या करेगा? जहां विकास नहीं वहां भी तो लोहा चाहिए भैया, वहां भी लोहा चाहिए। यदि पहाड़ में सड़क बनती है और बीच में क्या आ जाता है? गधेरा आ जाता है, बीच में नदी आ जाती है, तो पुल बनाना है और लोहा है ही नहीं, तो कहां से विकास करोगे? तो उसने सबसे उपयुक्त पाया उस उद्योग को, उदाहरण के तौर पे लोहा इस्पात उद्योग को, कि जिसका कि संयुक्त प्रभाव सबसे अधिक होता है उद्योग धंधों के विकास में। तो इस प्रकार से ये रहा असंतुलित विकास का सिद्धांत प्रोफेसर हर्षमैन का। तो हर्षमैन ने बहुत ही आसान भाषा में समझाया कि किस प्रकार से अल्प विकसित देश अपना असंतुलित ढंग से विकास कर सकते हैं। किस प्रकार से बतलाया उसने? उसने कहा कि सामाजिक उपरिव्ययी पूंजी में असंतुलन पैदा कीजिए, अर्थात सामाजिक उपरिव्ययी पूंजी अर्थात आधारभूत सुविधाओं का विकास कीजिए। माना आधारभूत सुविधाएं हैं 50, तो 50 के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास मात्र पैसा है, धन है, पूंजी है 20 के लिए, तो 20 का ही आप क्या करो? विकास करो। जब 20 विकसित हो जाएंगे तब फिर क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर पैसा टैक्स के रूप में आएगा सरकार के पास, फिर अगले का करना, ठीक है जी, फिर अगले का करना, ये तरीका है। फिर उसने बोला कि प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में, यहां पर भी उत्पादन करना चाहते हैं, आपको 20 फैक्ट्री लगानी है, लेकिन पैसा आपके पास केवल 10 फैक्ट्री लगाने का है, तो आप 10 ही लगाओ भैया, ठीक है जी। अच्छा 10 लग जाएंगी तो फिर क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है जी, लोगों की आय उत्पन्न होगी, उससे क्या होगा? अन्य उद्योग धंधों को भी बढ़ावा मिलेगा, तो सरकार के पास जनता से टैक्स आएगा, ठीक है जी, तो फिर और 10 से आगे बढ़िए, तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। लेकिन उसने कहा दोनों में से, एसओसी में से या डीएपी में से हम एक मार्ग से ही क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि जो प्रोफेसर हर्षमैन था उसका मानना था कि अल्प विकसित देशों का यदि विकास करना है तो वह असंतुलित तरीके से ही किया जा सकता है, जिससे कि ये देश आगे चलकर संतुलित विकास की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं।